अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई है। सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 12 तारीख को पहला मैच होगा। BBN स्पोर्ट्स आपको तमाम तर न्यूजीलैंड से भी अपडेट देगा। क्या ये पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने गई है, ये भी तजर्बात हम करेंगे जो हमने यहाँ पे तजर्बात किए 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में, और हमें 3-0 से शिकस्त हुई है। न्यूजीलैंड का जो T20 स्क्वाड जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है, उन्होंने जो वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जो अपनी वनडे टीम उतारी थी, उससे ज़्यादा मजबूत उन्होंने T20 स्क्वाड पाकिस्तान के अगेंस्ट अनाउंस किया है। फुल स्ट्रेंथ के साथ न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के सामने मैदान में उतरेगी, और पाकिस्तान की भी फुल स्ट्रेंथ है। सिर्फ एक नसीम शाह हमारे इंजर्ड है जो कि पाकिस्तानी टीम में दस्तयाब नहीं है। औरंगज़ेब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। औरंगज़ेब भाई, मुझे एक बात बताएं, क्या यहाँ पे भी हफीज़ तजर्बे करेगा या शाहीन की नई कप्तानी है? लोग पहले से ये डिस्कस कर रहे हैं कि शाहीन बहुत अग्रेशन वाला कैप्टन है और वो न्यूजीलैंड की होम टीम, मजबूत टीम जिनको हर तरह के एडवांटेजेस होंगे, शाहीन उन पे चढ़ दौड़ेगा। या आपको लगता है कि पीछे से बैठ के जो हफीज़ चला रहे हैं टीम को, वहाँ पे भी वो शाहीन को फ्री हैंड देंगे या हफीज़ ही सारा कुछ करेंगे और हम फिर तजर्बात की नज़र में जाएंगे? आप इन 3 टेस्ट मैचेस की शिकस्त देख के आपकी छठी हिस्स क्या करिए, क्या होने वाला है? देखिए, जिस तरह टीम की सिलेक्शन की गई है ना, तो मुझे लगता है कि टीम में तब्दीलियां तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन नंबर जो है वो शफल ज़रूर किए जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो 6 ओपनर्स हमारी इस टीम में मौजूद हैं। अगर आप रिजवान और बाबर को भी इंक्लूड करें तो आपके साइम अयूब आ जाते हैं, साहबजादा फरहान आ जाते हैं, फ़खर जमान आ जाते हैं, और फिर हसीबुल्ला भी ओपनिंग करते हैं। तो इसको तो देखते हुए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रिजवान और बाबर आजम को मिडल ऑर्डर में आना पड़ेगा, और फिर जाके आपका स्लॉट खाली हो सकता है अगर साइम अयूब खेलते हैं या साहबजादा फरहान खेलते हैं, जो भी खेलते हैं। क्योंकि ना तो साहबजादा फरहान मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं, ना साइम अयूब पीछे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि छेड़छाड़ करने के लिए या नंबर्स को शफल करने के लिए ये स्क्वाड इस तरह का तरतीब दिया गया है कि इसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचते। अगर रिजवान ओपन कर देते हैं बाबर आजम के साथ, तो मुझे बताएं कि फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे कौन खेलेगा? नंबर 6 पे आपके पास इफ्तिखार हैं, नंबर 7 पे चलो अगर खेलते हैं नवाज़ या आमिर जमाल तो वो हो जाते हैं। देखिए, ये नंबर 3, 4 पे आपके पास आप साहबजादा फरहान को यहाँ पे नहीं खिला सकते, आप साइम अयूब को नहीं खिला सकते, आप हसीबुल्ला को नहीं खिला सकते। तो इसका मतलब यही है कि बाबर और रिजवान जो हैं वो पीछे आने वाले हैं, और ओपनिंग स्लॉट में डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि साइम अयूब आते हैं या साहबजादा फरहान आते हैं, या इन दोनों में से फ़खर जमान के साथ ओपन किया जा सकता है। बाबर और रिजवान क्या इस बात पे राज़ी हैं? आपके ज़राए क्या कहते हैं? आपकी सेंस क्या, आपको क्या फील हो रहा है? देखिए, राज़ी हो ना हो उन पर डिपेंड तो नहीं करता कि वो राज़ी हैं, वो राज़ी हैं। हफीज़ ये फैसला मेरे ख्याल में वो जिस तरह की उन्होंने टीम सिलेक्शन की है उन्होंने थोप दिया है। अगर इस तरह की छेड़छाड़ की गई और जिस तरह का रिकॉर्ड पाकिस्तान का T20 में, जिस तरह का ओपनिंग में आपको पता है कि हमने इंडिया को 10 विकेटों से हराया 152, फिर हमने इंग्लैंड को 10 विकेटों से हराया। यही 2 पार्टनरशिप थी, 200 रन की हमने पार्टनरशिप करके इंग्लैंड को हराया था। तो जब इस तरह के रिजल्ट हमारे पास मौजूद है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, अगर आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो फिर आप टीम को खिलाएंगे कैसे? आपका साइम नंबर 4 या नंबर 5 पे इफेक्टिव तो नहीं हो सकता। आपका साहबजादा फरहान जो लगातार ओपनिंग में रन करता हुआ आ रहा है, वो नंबर 4 पे बैटिंग तो नहीं कर सकता। तो ये अब टीम इस तरह, जिस तरह वर्ल्ड कप में हमने देखा कि हमें RS रऊफ़ को मार पड़ रही थी, हसन अली को पड़ रही थी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम उनको चेंज करते। तो पाकिस्तान का बड़ा मसला ये है कि ये सिलेक्शन ही इस तरह की करते हैं कि आपके पास पीछे ऑप्शन ही ना बचे। तो अब जो ये मौजूदा ऑप्शन है, इनको देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये दोनों ओपन नहीं कर रहे। साहबजादा फरहान तो मुझे प्लेइंग 11 का हिस्सा पहले 2-3 मैचेस में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि साहबजादा फरहान को तो इन्होंने कंसीडर नहीं करना है पहले 1-2 मैचेस के अंदर। अच्छा, जो मैंने आपसे पहला एक सवाल किया था, जो कि मेन चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो ये है कि शाहीन ऑल एंड ऑल होगा, हफीज़ उसको फ्री हैंड दे देगा या हफीज़ उसको बैठ के पीछे से चलाएगा? मेरे ख्याल में होना तो यही चाहिए कि फ्री हैंड हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तानी क्रिकेट और यहाँ तक तो चेयरमैन तक इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है कि वहाँ से कॉल आ जाती है कि प्लेइंग 11 आपने कौन सी करनी है। तो कप्तान मेरे ख्याल में ज़्यादा मैटर नहीं करता, ज़्यादा जो हाथ है वो हफीज़ का ही होगा। जिस तरह आपने टेस्ट में देखा कि उन्होंने कहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, वनडे में भी, वनडे T20 में भी मुझे लगता है कि हफीज़ जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और वो ज़्यादा फैसले उन्हीं के माने जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बॉलिंग में। हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन में कल परसों मैं और आप जब SCG से निकल रहे थे तो आपने मेरे से छेड़ने के लिए सवाल किया कि मुझे ज़रा स्पिनर तो गिन के सुनाना। तो स्पिनर्स का एक सीरियस थ्रेट होगा या न्यूजीलैंड की कंडीशन में
पेस के साथ हम गुजारा कर लेंगे? देखिए, एक आधा स्पिनर तो आपको ज़रूर खिलाना पड़ेगा, लेकिन हम फिर वही या तो उसामा मीर पे रिलाई करेंगे या मोहम्मद नवाज़ पे करेंगे, जो पिछले मेरे ख्याल में 2021-22 से कोई परफॉर्म नहीं करते आ रहे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इब्रार एक हमारे पास ऑप्शन थे जो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड होकर वापस चले गए, तो एक तो रखना पड़ेगा। फास्ट बॉलिंग में अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी हो गए, उनके साथ हारिस रऊफ हो गए और आमर जमाल। अब देखना पड़ेगा कि ज़मान खान इसमें एडजस्ट होते हैं नहीं। अगर तो 4 फास्ट बॉलर होते हैं तो फिर वसीम जूनियर और अब्बास अफरीदी भी तो बैठे हुए हैं, उनको भी तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम पहले 2 मैच में उनको कोई मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि वसीम जूनियर को और अब्बास अफरीदी को, हाँ जी, मुझे लगता है ज़मान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, और चौथा अगर ऑप्शन उन्हें यूज़ करना पड़ेगा तो आमर जमाल, क्योंकि वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, उन्होंने प्रूव किया टेस्ट क्रिकेट में, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो मुझे पता है ये तो ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएगी आमर जमाल। अल्लाह करे आमिर को खिलाएं, लेकिन आप भी और मैं भी इस पाकिस्तान क्रिकेट का सेटअप जानते हैं। उनके पास बहाना तो होगा, जी जूनियर हमारे पास बैठा हुआ है तो हमने जूनियर को डाल दिया है। हालांकि आमिर की तो फॉर्म लगी हुई है, डिजर्व तो करता है वो। देखिए, फॉर्म भी लगी हुई है और आप भी उसको जूनियर कंसिडर कर सकते हैं तजर्बे के हिसाब से। उसके कौन से कोई 100 T20 हो गए या अभी तो टेस्ट में उन्होंने डेब्यू किया। हमारे पास जूनियर बेंच पे बैठा हुआ है वसीम जूनियर के, वो कह रहा हूं। वसीम जूनियर तो पिछले 2 साल से बैठा हुआ है ना, तो अगर वो 2 मैच बैठ के मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि पहले 2 मैच पे इसी के साथ जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हारता है तो फिर हो सकता है कि कुछ चेंज की जाए। मुझे जो लगता है फास्ट बॉलिंग में वो ज़मान खान के साथ जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और आमिर जमाल। अच्छा, इफ्तिखार की जो स्पिन बॉलिंग है उसका तो हमें एडवांटेज है ही है। तो अब शादाब भी नहीं है, आसिफ अली भी पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं है। अब वनडे वर्ल्ड कप का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो सऊद शकील उस नंबर पे खेलते रहे हैं। तो हम ये नंबर 5-6 का मसला मुझे तो लगता है कि न्यूजीलैंड की जो उनका चिपमैन जो ना 5वें-6ठे नंबर पे बैटिंग करता है और वो एक मुस्तनद बल्लेबाज है, और जो उनकी जो टीम है, मैं ऑन पेपर देख रहा हूँ, उनका होम ग्राउंड, उनकी इस तरह की ओवर कॉस्ट कंडीशन, हमारा 5-6 नंबर वाला मसला आपको लगता है सॉर्ट आउटेड है? नहीं लगता मुझे। पूरी दुनिया में आप देखें, आपने सिर्फ न्यूजीलैंड की बात कर ली, इंडिया के पास देखें हार्दिक पांड्या है, फिर आप साउथ अफ्रीका के पास जाएं तो डेविड मिलर आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास जाएं तो एलेक्स कैरी आ जाते हैं। तो पाकिस्तान का ये मसला तो है कि नंबर 6-7 पे पाकिस्तान को उस तरह का बैटर नहीं है। इफ्तिखार बैटिंग ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन इफ्तिखार कभी नंबर 5 पे आते हैं, नंबर 6 पे। इफेक्टिव प्लेयर T20 में नंबर 7 और नंबर 8 तक भी बैटिंग जाती है। हमारे पास नंबर 7 में या तो नवाज़ होंगे, या हमारे पास आमर जमाल होंगे, या फिर उसामा मीर खेले तो वो उसामा मीर भी हो सकते हैं। लेकिन ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि इस नंबर के साथ आप वर्ल्ड कप में जा सकते हैं। आइडियल कम्बिनेशन ये नहीं है। पाकिस्तान को नंबर 6-7 पे एक ऐसा हिटर लेके आना चाहिए, जैसे माजी में हमारे पास अब्दुल रज़ाक हुआ करते थे, कोई इस टाइप का। वसीम अकरम बड़ी अच्छी बैटिंग करते थे। इस टाइप का कोई ऑलराउंडर हमारे पास आया नहीं है। हम बिट खेलते रहे राना फ़हीम अशरफ पे, वो भी नहीं चल सके। नवाज भी 2-3 साल से कोई ऐसी परफॉर्मेंस बैटिंग में नहीं दे सके। हैदर अली, आसिफ अली, हम कितने बंदे आजमा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी भी 6 माह हैं। इस सीरीज़ में पाकिस्तान को एटलीस्ट कोई ऐसा नंबर 6 का बैटर ढूंढना चाहिए था। आप चूँकि मुझे एक सिलेक्शन की एक बात की समझ नहीं आ रही कि आप 6 ओपनर लेके जा रहे हैं, तो फिर आपका ये मसले हल कैसे होंगे? आपने खुद ही बोल दिया है कि वो बाबर और रिजवान का चादर चुराने के लिए ये मेला सजाया गया है। बाबर को अगर नंबर 5 नंबर 6 पे खिलाएंगे तो इसका मतलब है कि आप बाबर को T20 से बाहर करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाबर का वो रोल नहीं है कि बाबर आके आपको 15-15 20-20 रन ओवर में करेगा। बाबर का रोल है वो इनको लेके चलता है, इनको एंकर करता है। उसके साथ जो पार्टनरशिप बिल्ड होती है, फिर उसके साथ कोई एक बंदा हो जो 20 पे 40 कर ले, 20 पे 50 कर ले, तो वो इफेक्टिव होता है। बाबर आजम को आप नंबर 4-5 पे खिला ले तो बाबर आजम क्या कर लेंगे? 120 का स्ट्राइक रेट वाला बंदा आपको नंबर 4 है, नंबर 5 पे तो नहीं रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है आपका वो जो प्लान है जिसके मुताबिक आपने बाबर आजम को बाहर करना है, फिर आप उस पर वर्क कर रहे हैं। सीरीज हम कितने से जीत रहे हैं, हार रहे हैं? 50-50 है। 50-50 ढाई मैच वो जीतेंगे, ढाई हम। मुझे लगता है 3-2 का फैसला होगा। 3 पाकिस्तान भी जीत सकता है और 3 न्यूजीलैंड भी जीत सकता है। ठीक है जी, सरदार औरंगजेब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। 3-2 से कहते हैं सीरीज़ पाकिस्तान के हक में भी जा सकती है। थैंक यू सो मच।